today's topic of discussion is revision of embryology of midgut। तो मिडगट से पहली बात क्या बनता है? मिडगट से बनता है डूडिनम। डूडिनम का वो वाला पार्ट जो बाइल डक्ट से डिस्टल होगा उसको बोलेंगे सेकंड पार्ट का कोडल हाफ, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, देन कम्स द जुजिनम, आइलियम, सिग्मॉइड नहीं सेकम, अपेंडिक्स, सेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन का राइट टू थर्ड। मतलब डूडिनम के वो वाला पार्ट जो कि बाइल डक्ट से डिस्टल था उससे लेकर राइट टू थर्ड ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन, ये पार्ट बनता है मिडगट से। मिडगट को सप्लाई करने वाली आर्टरी है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इसमें मिडगट में हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने पढ़ना है हर्निएशन ऑफ मिडगट। तो सबसे पहले जो मिडगट होती है, जो मिडगट ज़्यादा ग्रो करने के बाद एक लूप बनाती है, उसको बोलते हैं प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप। तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप होगा। इस प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप या फिर इसको हम मिडगट लूप भी बोलते हैं। इसकी जो अपेक्स होती है, अपेक्स किससे अटैच होती है? यॉर्क सैक से। यॉर्क सैक से जोड़ने वाला एक स्पेशलाइज्ड डक्ट होती है, उसको बोलते हैं ओम्फैलोएंटेरिक डक्ट, या फिर इसको यॉर्क सैक बोलते हैं, या यॉर्क स्टार्क बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं वाइटलिंग डक्ट होती है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप जो कि मिडगट लूप है ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर जाएगा। इतना तेज़ी से ग्रो कर जाएगा कि एब्डोमिनल कैविटी के पास इतना ज़्यादा रूम नहीं होगा, इतना स्पेस नहीं होगी कि उसको अकोमोडेट कर सके। तो फिर ये वाला जो प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप होगा ये अम्बिलिकल कॉर्ड के प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर हर्निएट कर जाएगा। इस प्रोसेस को बोलेंगे फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन। तो इस फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निएशन हो गई है, यानी ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर चला गया है। ये स्टार्ट होता है 6th वीक में और ख़त्म होता है फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया 10th वीक में। जो प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप या मिडगट लूप बनना था, इसके दो लिम्स देखने को मिलती है। एक लिम्फ होगा जो क्रेनियल होगा, उसको बोलेंगे क्रेनियल लिम्फ। जो कॉर्डली होगा उसको बोलेंगे कॉर्डल लिम्फ। क्रेनियल लिम्फ से बनना है स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉर्डल लिम्फ से बनना है लार्ज इंटेस्टाइन। स्पेसिफिकली बनना है सेकम, अपेंडिक्स बनने हैं सर्निकोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन का राइट टू थर्ड। अब जब इसकी हर्निएशन होती है तो हर्निएशन होती है, हर्निएशन में फिर के बाद रोटेशन भी होती है। रोटेशन के बाद फिर इंटेस्टिनल लूप वापस अपनी एब्डोमिनल कैविटी में जाता है। तो पहली बात जो हर्निएशन होती है या फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ से फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया। तो इसकी क्या कॉज होती है? तो फिजियोलॉजिकल अम्बिलिकल हर्निया की कॉज ये होती है कि जो एब्डोमिनल कैविटी उसके पास इतना ज़्यादा रूम नहीं होता कि तमाम इंटेस्टिनल लूप को अकोमोडेट कर सके, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी के अंदर चली जाती है। किसकी? अम्बिलिकल कॉर्ड में। 6th वीक में स्टार्ट होता है, 10th वीक में आके खत्म हो जाता है। और मैंने आपको बताया था कि जब ये इसकी अपेक्स होती है प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप की, वो किससे अटैच होती है? यॉर्क सैक से। डक्ट होती है जिसको बोलते हैं वाइटलिन डक्ट या फिर यॉर्क सैक या फिर ओम्फैलोएंटेरिक डक्ट। इसके दो लिम्स होते हैं, एक क्रेनियल लिम्फ और कॉर्डल लिम्फ। क्रेनियल लिम्फ का वो किसमें डेवलप करेगा? डूडिनम में, जुजिनम में, आइलियम में डेवलप करेगा। कॉर्डल लिम्फ का, कॉर्डल लिम्फ आइलियम का इंफीरियर पोर्शन बनाएगा, सीकम बनाएगा, अपेंडिक्स बनाएगा, सेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन का प्रॉक्सिमल टू थर्ड। ठीक हो गया? तो ये इसके डेरिवेटिव हो गए। तो हर्निएशन हो गई है, इसके साथ साथ यहाँ पर हमें फिर यहाँ पे रोटेशन होगी। तो मिडगट लूप की दो टाइप की रोटेशन होती है, यानी रोटेशन होती है 270 काउंटर क्लॉकवाइज से, 270 एंटी क्लॉकवाइज की होती है। इसको भी हम दो में डिवाइड करते हैं, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, 180 काउंटर क्लॉकवाइज। और ये रोटेशन होती है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अराउंड होती है। मतलब आपको नजर आ रहा होगा ये क्रॉस सेक्शन। तो ये क्रॉस सेक्शन में सेंटर में जो आर्टरी दौड़ रही है जो कि डॉर्सल मेसोगैस्ट्रियम के अंदर से निकलती है, तो उसको बोलते हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के अराउंड एक्सेस बनता होता है, इसी एक्सेस के अराउंड रोटेशन होती है। एक रोटेशन 90 डिग्री की एंटी क्लॉकवाइज होती है और दूसरी रोटेशन होती है 180 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज। 90 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन कब होती है? जब इंटेस्टिनल लूप किसमें, जब इसकी हर्निएशन हो रही होती है। लेकिन जब हर्निया खत्म हो रहा होता है, यानी हर्निया की रिट्रैक्शन या प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप की रिट्रैक्शन होती है, तो रिमेनिंग 180 डिग्री की रोटेशन देखने को मिलती है। तो अगर जो पहली रोटेशन, इनिशियल रोटेशन 90 डिग्री की थी काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसके नतीजे में जो क्रेनियल लिम्फ था वो कहाँ पे चला गया? क्रेनियल लिम्फ चला गया हमारे राइट साइड के ऊपर। कॉर्डल लिम्फ हो गया, ये चला गया राइट साइड, लेफ्ट साइड के ऊपर। तो आपको नजर आ रहा होगा क्रेनियल लिम्फ राइट पे चला गया, कॉर्डल लिम्फ लेफ्ट साइड पे चला गया। फिर इसके बाद जब प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप की रिट्रैक्शन होगी तब रिमेनिंग 180 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी। इस 180 डिग्री की काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से वापस जो ये वाला जो था इसको बोलते हैं क्रेनियल वाला। क्रेनियल वाला कहाँ पे चला गया? ये लेफ्ट पे चला गया, जबकि कॉर्डल लिम्फ ये वो कहाँ चला गया? राइट पे चला गया। अब क्रेनियल वाला लेफ्ट पे चला गया और इस क्रेनियल वाले ने क्या बनाना है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन वापस जब जाएगी एब्डोमिनल कैविटी में तो ये किस एरिया को ऑक्यूपाई करेगी? लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। जो लार्ज इंटेस्टाइन थी, स्पेसिफिकली जो कॉर्डल लिम्फ था जिससे लार्ज इंटेस्टाइन और लोअर पोर्शन ऑफ आइलियम से कम अपेंडिक्स बना था, ये ऑक्यूपाई करेगा राइट साइड पर। तो इस तरह इनकी ओरिएंटेशन हो जाती है। तो इसके रिट्रैक्शन होगी इंटेस्टिनल लूप की। अब रिट्रैक्शन ऑफ इंटेस्टिनल लूप क्यों हुई? इसके 3 रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है। पहली बात कि जो मीजोनेफ्रिक
किडनी थी मीजोनेफ्रिक, जो टेम्परेरी किडनी सिस्टम होता है इसकी रिग्रेशन हो गई थी। दूसरी बात, जो लीवर की ग्रोथ मजीद नहीं हो सकती। इसके तीसरी बात, जो एब्डोमिनल कैविटी की एक्सपेंशन हुई जिसकी वजह से ज़्यादा रूम हो गया एब्डोमिनल विसरा के लिए। दोबारा मीजोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स की रिग्रेशन, लीवर की ग्रोथ कम हो गई है, और तीसरा हो गया एब्डोमिनल कैविटी की एक्सपेंशन हो गया। अब जो सबसे पहला जो पार्ट होगा जो एब्डोमिनल कैविटी में एंटर होगा वो लेफ्ट साइड के ऊपर जाएगा, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन की होगा, तो वो होगा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जूजिनम। इसके बाद जो पार्ट रिटर्न करते रहेंगे वो राइट साइड की तरफ चले जाएंगे। सबसे पहले कौन आया था? प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ जूजिनम। सबसे लास्ट में जो आएगा वो सिकल बट, सबसे लास्ट में आया 6 वीक में आया, जो बनता था 6 वीक में जब हर्निया हो रहा था। तो ये ऑक्यूपाई करेगा कौन से पार्ट को? राइट साइड को। ठीक हो गया। इनिशियली राइट अपर क्वाड्रेंट में होता है, फिर इसके बाद ये राइट इलिक फोसा में जाता होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं जो सिकल बर्ड होता है। तो यहाँ से आप डायग्राम में देखेगा तो इसका आपको जो इसका कॉर्डल लिम्ब था, कॉर्डल लिम्ब से एक बर्ड निकलता है, उस बर्ड को बोलते हैं सिकल बर्ड। सिकल बर्ड से एक नैरो डाइवर्टिकुलम निकलता है, उस नैरो डाइवर्टिकुलम को बोलते हैं हम अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स की पोजीशन वेरी करती है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है वो कोलोन से या फिर सीकम से पीछे। अगर कोलोन से पीछे हो तो उसको बोलेंगे रिट्रोकोलिक, अगर सीकम से पीछे हो तो उसको बोलेंगे रिट्रोसिकल पोजीशन। तो ये आपको अपेंडिक्स की पोजीशन। और अपेंडिक्स कहाँ से बना? सिकल बर्ड से। और सिकल बर्ड कहाँ से निकला था? सीकम से। और सीकम कहाँ से निकला था? कॉर्डल लिम्ब ऑफ प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप या मिड गट लूप। अब यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं फिक्सेशन ऑफ इंटेस्टाइन के। कुछ फिक्सेशन हो जाती है इंटेस्टाइन की जब स्टोमक की रोटेशन और डूडिनम की रोटेशन होती है, तो इसकी वजह से डूडिनम और पेनक्रियास दोनों राइट साइड पे चले जाते हैं। अब यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको, ये पेनक्रियास है और ये वाला पार्ट डूडिनम। जो डूडिनम और पेनक्रियास इनकी जो मिसेंट्री होती है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पेरिटोनियम के साथ फ्यूज कर जाती है, यानी इनकी मिसेंट्री एब्जॉर्ब हो जाती है, मतलब ये रिट्रोपेरिटोनियल बन गए। इसके बाद जो असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन इनके साथ भी ऐसे ही होगा। जो असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन इनकी भी जो मिसेंट्री होती है वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पैराइटल पेरिटोनियम के साथ फ्यूज कर जाती है। इन दोनों को जोड़ने वाला एक फेशिया होता है, उसको बोलते हैं टोल्ड फेशिया। क्या बोलते हैं उसको? टोल्ड फेशिया। तो ये तो हो जाएगा। अब हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। मिसेंट्रीज ऑफ इंटेस्टिनल लूप। जो मिसेंट्री होती है प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप की, उसको बोलते हैं मिसेंट्री प्रॉपर। मिसेंट्री प्रॉपर अब होगा क्या? जब कॉर्डल लिम्ब कहाँ पे मूव कर गया था? राइट साइड के एब्डोमिनल कैविटी के, तो फिर जो डॉर्सल मिसेंट्री थी वो सुपीरियर मिसेंट्रिक आर्टरी के राउंड रैप अराउंड करेगी, ट्विस्टिंग करेगी। जो मिसेंट्री है ये कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है। जो ठीक हो गया, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर का मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड करती है? इसोफेगस से एक्सटेंड करती है, इसोफेगस के कॉर्डल एंड से मीजोरेक्टम तक, यानी रेक्टम तक जाती होती है। हाँ, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि जो मिसेंट्री है वो रिटेन रहती है। किन जगहों पर रिटेन रहती है मिसेंट्री? तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखिएगा और मैं यहाँ से बता देता हूँ। जो मिसेंट्री प्रॉपर है यानी जूजिनम की और आइलम की मिसेंट्री ये रिटेन रहती है। ट्रांसवर्स कोलोन की जिसको ट्रांसवर्स मीजोकोलोन बोलते हैं, अपेंडिक्स की जिसको मीजो अपेंडिक्स बोलते हैं, सिग्मॉइड कोलोन की जिसे मीजो सिग्मॉइड बोलते हैं, रेक्टम की जिसको मीजो रेक्टम कहते हैं। लेकिन कुछ जगहों पर मिसेंट्री क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब का मतलब मिसेंट्री बनती है विसरल पेरिटोनियम से, वो विसरल पेरिटोनियम पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के पैराइटल पेरिटोनियम से जुड़ जाएगा। इनको जोड़ने वाला जो फेशिया होगा उसको बोलेंगे टोल्ड फेशिया। इस तरह असेंडिंग कोलोन डिसेंडिंग कोलोन डूडिनम की मिसेंट्री इस तरह एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब इस तरह से होगी कि जो विसरल पेरिटोनियम होगी वो पैराइटल पेरिटोनियम और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से फ्यूज कर जाएगी। इन दोनों को जोड़ने वाला फेशिया होगा टोल्ड फेशिया। और ये फेशिया सर्जिकली वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्लेन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम स्ट्रक्चर को आइसोलेट कर सकते हैं सर्जरी में। तो ये था मिड गट की एम्ब्रियोलॉजी। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट्स को। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ओम्फैलोसील और गैस्ट्रोसाइसिस में क्या डिफरेंस होता है, तो पहले के डिफरेंस को देख लेते हैं। ओम्फैलोसील और गैस्ट्रोसाइसिस। ओम्फैलोसील का मतलब ये होता है कि जो इंटेस्टिनल लूप, इसका इंटेस्टिनल लूप ने हर्निएट करना होता है 6th वीक में और 10th वीक में वापस आना होता है। तब फेलियर ऑफ इंटेस्टिनल लूप टू रिटर्न टू एब्डोमिनल कैविटी आफ्टर फिजियोलॉजिकल हर्निएशन इज कॉल्ड ओम्फैलोसील। ओम्फैलोसील का मतलब इंटेस्टिनल लूप वापस ना आ सका। गैस्ट्रोसाइसिस का मतलब यह होता है कि जो एब्डोमिनल कंटेंट है उसकी प्रोट्रूजन हुई है। प्रोट्रूजन क्यों हुई है? क्योंकि वेंट्रल बॉडी वॉल का डिफेक्ट हो गया है इनटू एमनियोटिक कैविटी। तो फिर एब्डोमिनल कंटेंट वेंट्रल बॉडी वॉल डिफेक्ट से होते हुए एमनियोटिक कैविटी के अंदर आ जाएगी। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस कि जो एम्फैलोसील है ये एमनियन से कवर होता है, पेरिटोनियम से कवर होता है, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड से एक्सपोज नहीं होगा। लेकिन ये गैस्ट्रोसाइसिस ये एमनियन या पेरिटोनियम से कवर नहीं होता, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड से एक्सपोज होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? इसकी 2.5 है पर 10,000। इसकी होती है प्रोबेबिलिटी कम होती है 1 पर 10,000। इसका मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एब्नॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है, कार्डिक एब्नॉर्मेलिटी और CNS की एब्नॉर्मेलिटीज़। लेकिन इसका जो सर्वाइवल रेट है वो ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर ये एब्नॉर्मेलिटीज़ कम देखने को मिलती है। यहाँ पर 15% क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटीज़, यहाँ पर ऐसे कोई एब्नॉर्मेलिटीज़ नहीं देखने को मिलती। तो ये हो गया ओम्फैलोसील और गैस्ट्रोसाइसिस का डिफरेंस। तो ये तो ओम्फैलोसील और गैस्ट्रोसाइसिस हो गया। बाकी क्लिनिकल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर फॉलो कर लेना, उसको लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।